जैसे चर्चा के दौरान एक विषय आया कि जो अपने साहित्यिक चेतना का या विमर्श का जो विषय होना चाहिए, अमीरी या गरीबी पे होना चाहिए, या इसको वर्ग संघर्ष के रूप में भी हम देख सकते हैं। लेकिन वर्ग संघर्ष जो कॉन्सेप्ट है वो पाश्चात्य देशों में, जैसे चाइना रशिया में, वहाँ तो वो कारगर है। भारत चूंकि जातियों का देश रहा है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के साथ भिन्न भिन्न तरह के यथार्थ भोगे गए हैं। जैसे स्त्री के साथ अलग हुआ, अलग अलग जाति चेतना के साथ अलग हुआ, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये विमर्श नहीं होगा तो जो चेतना दबी हुई थी वो दबी हुई रह जाएगी। ओम प्रकाश जी, वाल्मीकि जी और भगवान दास जी का, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने एक साहित्य लिखा, मैं भंगी हूँ। इस तरह के लोग जब मुखर होकर अपनी बात आगे रख रहे हैं, तो उस वर्ग से आके रख रहे हैं, और वो वर्ग की बात अगर उन लोगों के बीच में पहुंच रही है, तो उनके अंदर निश्चित रूप से एक ये हो रहा है कि हम भी आगे मानवीय रूप से मुख्य धारा में आने के लायक बन सकते हैं, तो वो आगे जाएंगे। वरना वो सोचेंगे कि एक सामान्य जो साहित्यकार है या लेखक है, उनके बराबर वो फला लेखक है या मुख्य धारा का लेखक, उसके नज़दीक में कैसे पहुंचूंगा। तो इस तरह के साहित्य के आने से तो वो वर्ग जो निम्न वर्ग है वो उनसे अटैच हो जाता है और अपनी बात मुखरता से कह सकता है, और चेतना की दृष्टि से आगे अगर वो आएंगे तो एक ना एक दिन अपनी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। और वर्ग संघर्ष अगर भारत में रहा होता तो ये चीज़ कभी की समाप्त हो जानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं हुई। और क्रिटिकल थिंकिंग के भी आधार पर देखा जाए तो ये तरह तरह के जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, इन सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं, जैसे कि भारत में विभिन्न धर्म है, तो विभिन्न धर्म होते हुए विविधता में एकता है, तो ये भी एक विविधता में एकता की दृष्टि से कि हर टॉपिक को छुआ जा रहा है आज की तारीख में। यही बात है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। वो हमेशा अगर वो कोई आयोजन, अनीता भारती कुछ आयोजन करती है तो कमल भारती उसके खिलाफ में। आजकल तो वो मोदी के समर्थन में आए हुए हैं, जो है उनके समर्थन में लिख रहे हैं और उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। तो असली है ना, धरातल के ऊपर, धरती के ऊपर जो काम होना चाहिए ना, वो है ना, हो नहीं रहा है। सिर्फ है ना मंचों पे विमर्श हो रहा है। वास्तव में उनके बीच जा कर के ऐसे कोई आयोजन, जैसे चौपाल वगैरह आयोजित करना, उनके बीच में जागरूकता वाली रैली, अगर इस तरह की जागरूकता होती ना, तो ये है ना 20वें साल के अंदर नीतीश कुमार नहीं आता। क्योंकि इनको जो वोट मिले हैं ना, वो 10,000 रुपये जो मिले हैं, उन 10,000 रुपयों से वोट मिले हैं, न कि उनके कार्य को। बिहार आज भी है ना देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है, और अगर यही दशा और दिशा रही तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 साल तो तय हो ही गए हैं, उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जरूरी है कि जमीनी काम किया जाए। नहीं, ये काम ये कर रहे हैं। ये धंधा जो है, धंधा जिसको विमर्श का धंधा कहा जा सकता है, क्या उस धंधे की क्या सच्चाई है आपको जो लगता है? पत्रिकाओं में चल रहा है, स्टेज पर चल रहा है, मंच पर दिखते हैं, ऐसे चेहरे चमकाने की जो कोशिश होती है, या चेहरा चमका भी लिया जाता है इसी विमर्श के नाम पर, उसको लेकर के कुछ कहें। वो तो इसको तो है ना राजेंद्र यादव बहुत पहले ही कह चुके हैं कि ये जो उन्होंने, मेरे विचार से सबसे पहले हंस के अंदर ही दलित चेतना के बारे में, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श जैसे ये जो विशेषण आए हैं, ये वहीं से शुरुआत हुआ। हंस के, हिंदी के अंदर हंस ने ही शायद शुरू की थी। लेकिन राजेंद्र यादव भी इसी बात से चिंतित थे कि हमने जो चेतना के लिए काम शुरू किया था वो सिर्फ विमर्श होकर के रह गया है। चेतना जिस समाज के अंदर जागृत होनी चाहिए थी वो हो नहीं रहा है। अब वहाँ पर भी है ना एक तरह से एक दलितों में भी एक स्वर्ण वर्ग बन गया है, जो कि है ना इस विमर्श को अपने कब्जे में किए हुए हैं, और वो दलितों की बजाय अपने निज हितों पर काम कर रहे हैं। वही व्यवसायीकरण हो गया है, इसके अंदर भी बाजार ने प्रवेश कर लिया है। आज दलितों के ऊपर जो किताबें आ रही है वो मार्केट के हिसाब से आ रही है, उनके व्यवसायीकरण के हिसाब से है ना उनसे लिखवाया जा रहा है, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं लेखकों को।
जबकि धरातल पे उसके बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि उस जमीन पे काम नहीं हो रहा है। निर्मेश जी, रामगोपाल पारिक जी उर्फ निर्मेश पारिक जी, कुछ कहना चाहें? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ये जो दलित विमर्श क्या है। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता। विमर्श जो चीज़ है उसमें क्या दलित शामिल नहीं है। जनरल जो विमर्श होता है, हम लोग तो अपने समय में विमर्श करते रहे हैं, लेकिन ये अलग से ये दलित विमर्श की ये चेतना और ये सवाल मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब ये जो नया ये जो शुरू हुआ है, ये जैसे नवनीत जी कह रहे थे कि भाई ठीक है, हंस में इस तरह की जो शुरुआत है, हंस से शुरुआत है, बाद में धीरे धीरे ये विमर्श क्या है, कई विमर्शों में तब्दील हो गया। जेंडर विमर्श, जेंडर विमर्श जैसे स्त्री विमर्श है, पुरुष विमर्श की तो खैर बात ही नहीं होती, स्त्री विमर्श। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो दो समाज के जो दो तबके के लोग हैं, एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, तो उसके अंदर में उस तरह से हम लोग विमर्श कर सकते हैं। लेकिन यार किसी विमर्श को हम अलग तरह से देखें कि दलित है, ये कोई दूसरा विमर्श है या कोई दूसरी जाति का विमर्श है, मुझे तो इस चीज़ पर क्या है कि मैं सोचता हूँ तो ये किस तरह का विमर्श है ये। क्या जनरल विमर्श में क्या दलित विमर्श शामिल नहीं हो सकता है? हम लोग जनवादी जो या प्रगतिशील लोग हैं, वो क्या है कि हमेशा विमर्श में तो क्या है कि दलितों के ही पक्षधर या निम्न जो है उनके ही पक्षधर होते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आई बात, बाकी जो जैसा है। श्याम निर्मोही जी, जो घर घर वाल्मीकि में कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, चला रहे हैं, आप बताएं। इसके अंदर हम सर प्रतिवर्ष साहित्य चेतना मंच एक हमारा संगठन है, और उसके द्वारा हम ये विचार कैसे आपके मन में आया कि घर घर वाल्मीकि नामक कोई इस तरह से योजना या फिर उसको आयोजन में बदला जाए? ये सहारनपुर के एक मेरे मित्र हैं जो साहित्य चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर नरेंद्र वाल्मीकि, और वो और हम मिलकर के ये चला रहे हैं। और 2020 में हमने ये शुरू किया था, और उसके बाद में हमने विचार किया कि उनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया जाए, तो कैसे पहुंचाया जाए। तो ऐसे ही छोटी छोटी किताबें निकली हुई है, घर घर डॉक्टर अंबेडकर, घर घर पुस्तिका प्रकार से छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकली हुई है। हमने सोचा कि उनके संकलन को एक जगह ला करके आत्मकथ्य हो जाएगा उसका, उनमें कुछ चुनिंदा कहानियाँ हो जाएगी, कुछ कविताएं हो जाएगी, और कुछ आलोचनात्मक हो जाएगा, या उनके बारे में जो विस्तृत रूप से जानकारी जो हम उपलब्ध करवा सकते हैं, वो सारी जानकारी लेकर के हमने ये विचार विमर्श शुरू किया। और अब तक हमने इसकी लगभग 4000 रुपया हम इसकी निःशुल्क बांट। यह प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? ये 2020 से शुरू हुआ था। अब तक कितने प्रोग्राम हो गए? अब तक ये बीकानेर में ये 6ठा प्रोग्राम था। तो सिर्फ बीकानेर में ही इसको सीमित क्यों रख रहे हैं? पूरे देश में इसको? पूरे देश में है सर। जैसे 5वां हमारा जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान समारोह था, वो सहारनपुर में हुआ था सर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ऑफलाइन हुआ था। उससे पहले जो 4 हुए थे वो हम ऑनलाइन ही कर रहे थे, क्योंकि वो कोरोना के टाइम में ही हमने शुरू किया था इसको। वो 2 या 3 वर्ष उसी में चले गए। फिर इसके साथ विचार विमर्श करते करते हमने ये तय किया कि इसको अब ऑफलाइन करना चाहिए और ज़मीनी धरातल पर इसको करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, इस चेतना से जुड़ सके। हमारा ये थे। एक सवाल जो रामगोपाल पारिक जी ने रखा, कृपया आप उनको बताएं कि ये विमर्श और ये चेतना, माने दलित चेतना के बीच का क्या ये द्वंद्व है, और क्यों इस तरह के विमर्श और ये चेतना की ज़रूरत है? जो उन्होंने कहा कि सभी तो माने सवाल एक दूसरे से हो ही सकते हैं, एक विमर्श चल रहा उसमें दलित भी आ जाए, ये अलग करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अलग करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जैसे जो जनरल या जिसको हम सामान्य साहित्य कहते हैं, हिंदी साहित्य कहते हैं, उसमें जो लिखा जा रहा था वो दलित वर्ग की तरफ से कुछ खास आ नहीं रहा था मेरे हिसाब से। तो उनकी जो पीड़ाएं थी, उनका जो दर्द था या उनकी जो व्यथा थी, वो उसके अंदर आ नहीं पा रही थी। हालांकि इससे पहले मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा था उन पर, और खूब लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कहानियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। सदगति जैसी कहानी पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, कफन पर भी सवाल उठते रहे हैं कि उसमें जो दलित जो पात्र है वो उसको बहुत निकृष्ट बता दिया गया है कि वास्तव में यथार्थ में तो शायद ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति
इतनी अपनी मानवीय सोच से नीचे नहीं गिर सकता। तो इस प्रकार से, या एक दो और भी है जो भाई देखा, एक अन्य लेखकों ने जो लिखा है वो देखा हुआ यथार्थ है, और अगर जो दलित के खुद लिखेगा तो वो भोगा हुआ यथार्थ होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचना में यही खास बात है कि, और ये आप दया पंवार देख लीजिए महाराष्ट्र के, उनकी भी आत्मकथा आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जो वास्तव में भोगा है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक है जो कि अन्य लेखकों ने लिखा है। गोविंद जी अक्सर के संपादक रहे हैं, इनके पास में भी काफ़ी रचनाएं आई हैं, तो ये हम आएंगे थोड़ा सा। और हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विमलेश्वर द्विवेदी जी हैं, चूँकि वो भी काफ़ी कुछ तो बताएं। विमलेश्वर द्विवेदी जी, आप कुछ बताएं। ऐसा है कि ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, या बीमार सुबह, बीमार सुबह, बीमार सुबह, बीमार, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो किया जा रहा है, यथार्थ को तोड़ो, मैं उसके सर्वथा खिलाफ रहा। हम लोग दो ही कोटियां बनाते रहे, ऑपरेशनल एंड ऑपरेस्ट। इसमें ऑपरेस्ट में सभी शामिल थे। ये सारा कुछ जो शुरू हुआ है, ये 90 के बाद शुरू हुआ है, जब बार बार कलर को लेके सवाल पैदा हुए हैं, नेशनैलिटीज को लेके सवाल पैदा हुए हैं, रेस को लेके सवाल पैदा हुए हैं, कास्ट को लेके सवालाइजेशन पे आई, हजारों हजार आ चुकी हैं दुनिया में। मगर उनका सूत्र क्या है? उनका सूत्र है थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। उन्हें अपने माल को बेचने और खपाने की जुगत बैठानी है दुनिया के कोने कोने में, जिसकी शुरुआत कोका कोला और पेप्सी तो बहुत पहले कर चुके थे। दुनिया को चलाने का दावा करने वाली ये कंपनियां पूरी दुनिया में घरों घरों तक इन चीज़ों को पहुंचा रही हैं, और वो यथार्थ ऑपरेशन और ऑपरेस्ट का जो फार्मूला था, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से कमज़ोर हो रहा है, बार बार कमज़ोर किया जा रहा है, और हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक एक टुकड़े में बांट करके अलग करो, इसलिए कि इन तमाम ऑपरेस्ट लोगों में कोई यूनिटी न हो। तो ये तरीका है उनके काम करने का, जिसको हम लोग अभी तक ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। मुश्किल तो यहाँ से शुरू होती है। ये तो अब अगली बारी जो है वो हमारे मुख्य अतिथि बुलाकी शर्मा जी, जाने माने लेखक। और ये जो सवाल विमलेश्वर द्विवेदी जी ने कहा, लगता है कि पृष्ठभूमि में हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो पृष्ठभूमि है कि हजारों साल से जो उनका शोषण हुआ है, उसको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। बाजार भूमंडलीकरण में तो विमलेश्वर द्विवेदी जी ने बता दिया, ये एक दो समाज की निर्मित हुई, जिसको कहा जा अमीरी और गरीबी को लेकर के। लेकिन हजारों साल से जो किताब जैसे अंबेडकर साहब ने भी लिखा, हु बेयर शूद्राज, और उसमें दिखाते हैं कि कैसे ये शूद्र जो है लगातार उनका शोषण हुआ। तो चेतना का तो ये विमलेश्वर जी ने एक तरह से पूरा ये इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप बताएं कि वो जो हजारों साल से वो चली आ रही थी, और ये समाज जो है उसका विकास नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए। जैसे सवर्ण को लेकर हम लोग कभी नहीं कहते हैं, ब्राह्मण विमर्श को लेकर कभी नहीं कहते हैं। तो इस तरह से जो ये अभी भी वो सोच बनी हुई है समाज में, जैसे मान लीजिए विमलेश्वर जी की भी सोच है, या हमारी भी सोच हो सकती है अगर हम सवर्ण हैं तो आप एक मुख्य अतिथि के तौर पर इसके थोड़ा अंदर जा कर के बताएं कि दरअसल मामला क्या है। और राजस्थान चूँकि यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है, वो राजा रजबारों के बीच में भी यहाँ भी काफ़ी विमर्श के लिए संकेत और सूत्र भी हैं। जी देवांश, बात यह कि अभी मैं उदाहरण दूंगा। सबसे पहले दलित विमर्श पे बीकानेर के अंदर पहली बार कार्यक्रम जो हुआ उसको लेके बात करता हूँ।
वहाँ पे जो उपस्थिति थी उसमें साहित्यकार कम थे। साहित्यकार मुश्किल से 8-10 साहित्यकार होंगे और सब समाज के लोग थे। तो इसलिए अगर अपन ये कहते हैं कि दलित विमर्श के माध्यम से चेतना नहीं हुई है, तो इसको मैं गलत स्वीकार करता हूँ। चेतना हुई है और बीकानेर के अलग अलग क्षेत्र के लोग, जो दलित समाज के हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग उसके अंदर शामिल हुए थे। और मैं यह भी मानता हूँ कि ये जो शूद्र वाली बात है या दलित वाली बात है, हजारों सालों से ये सहते आए हैं। और हम लोग वे इनके प्रति एक दया का भाव, हम मतलब सवर्ण लोग हैं, वो दया का भाव रखते हैं, लेकिन समानता का भाव नहीं रखते रहे थे। और ये दलित विमर्श का जो मामला उठा और जिसको लेके भी जल्दी से समाज ने स्वीकार नहीं किया था, दया पवार का अछूत उपन्यास जो आत्मकथा आई थी, तो हिंदी समाज ने भी स्वीकार नहीं किया और मराठी के अंदर भी बहुत बाउंडर सा मचा। तब लोगों ने यह तक कहा कि अति पे बात लिख दी गई है, जो कि वो अति नहीं थी, वो यथार्थ था, उन्होंने भोगा था। और अगर अपन पढ़ते हैं उसको तो अपने को एक सिहरन होती है कि क्या एक इंसान इतना भी सहन कर सकता है क्या, और उन्होंने सहन किया। वैसे ही बाद के अंदर यह विमर्श हिंदी के अंदर आया, तो हिंदी के अंदर भी इस विमर्श को लेके ये सवाल खड़ा हुआ कि इनमें शिल्प नहीं है। शिल्प से प्रमुख उसमें तथ्य था, पीड़ा थी, यथार्थ था, उस पे लेके ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। शिल्प को लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। और हंस का योगदान है, मानता हूँ, लेकिन हंस की वजह से ही ये दलित विमर्श का जो माहौल बना है, चाहे भाई नवनीत ने कहा कि आपस में अलग अलग गुट बन के होंगे, लेकिन फिर भी दलित विमर्श को लेके बराबर आपस में आगे का काम बढ़ा जा रहा है। उदाहरण जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि खुद अपनी रचनाओं में कहते हैं कि दलित के बीच में भी विभेद होने लग गया है। तो जैसे उनकी एक कहानी है, कहानी के अंदर भी दलित बाराती बन के जाता है, वो उपाध्याय करके वो बाराती बन के जाता है, तो दलित की बारात के अंदर ये कल्पना नहीं कर सकते कि एक ब्राह्मण भी बाराती बन सकता है क्या। जो वो चाय पीने के लिए जाता है तो वो कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो कि तुम चूड़ा होके अपने को ब्राह्मण बता रहे हो। और जब इतना ज़्यादा उस गांव के अंदर माहौल बना हुआ है, और दूसरा वहाँ सिस्टम रहता है कि शादी के पश्चात घर घर जाके और उनसे वो कुछ जो भेंट करते हैं वो लिया, लेकिन दूल्हा कहता है कि मैं भेंट स्वीकार नहीं करूँगा। तो सब लोग आके कहते हैं कि नहीं, तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। और बाद में दलित के अंदर भी किस तरीके से ये जाति का दम्भ है, वो उन्होंने ये बताया है कि एक बच्चा जब जिद करता है कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसका बाप कहता है कि ये ब्राह्मणों की तरह कैसे बातें कर रहा है, तो बात क्या है कि नहीं ये खाना मुसलमान बना रहा है। तो वो बाप कहता है कि नहीं ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू ही है। तो यूँ करके उन्होंने एंड किया है। मतलब कि दलितों के अंदर भी अभी भी यह बात रहती है कि उसमें भी मैं श्रेष्ठ हूँ, वो सोचता है मैं श्रेष्ठ हूँ। और दलित विमर्श की वजह से कि आज हमारे बीकानेर के अंदर श्याम निर्मोही है, डॉक्टर सुभाष प्रज्ञा है, तो ये लोग आखिर में किस वजह से तैयार हो पाए? इस वजह से तैयार हो पाए ना कि दलित विमर्श शुरू हुआ। अच्छा वो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या मोहनदास निमिश्र राय हो। मोहनदास निमिश्र राय बीकानेर आए थे, उनसे मेरा मिलना भी हुआ। वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के यहाँ पे रुके थे और उन्होंने तब 1000 घोड़ों का सवार उपन्यास यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी का है, जो उन्होंने यहाँ के दलित को नायक बना के लिखा। पन्नालाल बारूपाल यहाँ 25 साल तक सांसद रहे थे, उनके जीवन को लेके उन्होंने लिखा था। वो बीकानेर का एक इतिहास है जो कि वास्तव में इतिहास में दर्ज नहीं, वो इतिहास है। तो मोहनदास निमिश्र राय जी ने ये बात कही थी कि इस उपन्यास को मैं जो दलित लिखते हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ दलित उपन्यास मानता हूँ, क्योंकि इसमें ईमानदारी है। और उस वक्त यह भी संघर्ष चला था कि स्व अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण है या सहानुभूति के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके पैर ना बटी भिवाई वो क्या समझे पीर पढ़ाई। तो दलित साहित्य के अंदर कथ्य को लिहाज से बहुत ही वो
अपने को विचलित करने वाला है शिल्प शाही कमज़ोरों, और इसकी ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। यह बराबर चलता रहना चाहिए। यह चेतना जगा रहा है, समाज के अंदर भी चेतना जगा रहा है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है केवल विमर्श से कुछ नहीं होगा। मासिक रूप से ऐसी गोष्ठियाँ भी होनी चाहिए जिसमें, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मैं बहुत पुरानी बात है। हमारे बीकानेर के विधायक थे, दलित थे। यहाँ कोर्ट गेट के पास में दुकान थी, वहाँ हमारा मित्र था तपड़िया करके, उसने कपड़े की दुकान थी, उसके पिताजी बैठे हुए थे। और बाद में, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उस एमएलए साहब का, वो एमएलए साहब वहाँ पे आए, आके चाय पी। चाय पीने के बाद में हाथों हाथ पानी लेके कप धो दिया। तो वो तापड़िया जी ने बाद में कहा, मेरे दोस्त के पिताजी ने, कि एमएलए साहब वो कहीं करो थे, कि नहीं, मैं मेरी पुरानी बात, कि मेरी अपनी जो परंपरा है उसको मैं निभाऊंगा। वैसे ही एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि एक डॉक्टर थे, पूरा नाम नहीं बताऊंगा उनका, डॉक्टर वाल्मीकि, और जबकि वो जहाँ पर पदस्थापित थे, उन्होंने आराम से सही तरीके से संबंध चल रहे थे, सरपंच वगैरह सबसे संबंध अच्छे थे, और सरपंच वगैरह आते जाते रहते थे। एक बार जब वो सरपंच साहब वहाँ पे आए तो उनकी माताजी भी आई हुई थी, और माताजी को जैसे ही मालूम पड़ा, सरपंच राजपूत थे, माताजी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये सरपंच साहब है, ठाकर साहब है, तो वो पलंग पे बैठी बैठी नीचे उतर गई, नीचे बैठ गई। तो बाद में सरपंच साहब ने कहा कि माताजी ये क्या कर रही है, कि नहीं, हमारी यही जगह। तो ये दलित साहित्य ये चेतना जगा रहा है कि आखिर हम इंसान हैं, हम पढ़े लिखे हैं। जिस तरीके से समाज ने जानबूझ के हमारी उत्पत्ति बता दी कि आपके पैरों से उत्पत्ति हुई है, यह बहुत ही गलत है। और मनुस्मृति में भी जिस तरीके से कहते हैं कि छाया भी लग जाए, अगर छाया पड़ जाए तो वो भी गलत है। तो ये दलित विमर्श बराबर चलता रहना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। मान लेते हैं चाहे हो सकता है इसके पीछे मार्केटिंग चल रही हो, लेकिन फिर भी मूल भाव तो यही है कि दलितों में विकास हो। और आप देखिए कि कहाँ शुरुआत में गिनती के थे, आज कितने लोग लिखने वाले हो गए, और सबका अपना अपना अनुभव है, और खुद खुल के लिखते हैं। जैसे आत्मकथा एक आई है, मैं भंगी हूँ, उनको शर्म नहीं आ रही है, स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या भोगा है। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ दलित विमर्श मान लेते हैं कि अगर समग्र साहित्य की बात करें तो साहित्य ही होता है, लेकिन दलित विमर्श ने साहित्य में इस ऐसी महत्वपूर्ण जगह बना ली कि इसके बिना साहित्य की प्रमुख रूप से चर्चा नहीं हो सकती। बहुत बहुत आभार आपका। अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं गोविंद माथुर जी, राजस्थान फोल्डर के प्रगति लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी लेखक हैं, कवि हैं और आलोचक भी हैं, संस्मरण भी इनके हैं, और काफ़ी गहरे विभिन्न पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। ये जो मामला स्वानुभूति और अनुभूति का जो है, इसको प्रकाश में लाते हुए आप अपनी राय रखें जी। ये बात सही है कि प्रगतिशील लेखक संघ या जनवादी लेखक संघ जो है, उसकी विचारधारा के अनुसार हम ये सोचते हैं कि वर्ग दो ही होते हैं, एक अमीर और एक गरीब, एक शोषक और एक शोषित। ये तो एक मोटी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक अलग अलग विमर्श की बात है, वो भी गलत इसलिए नहीं है कि अभी तक जो लेखन होता रहा इससे पहले, लगातार मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा, अन्यों ने भी लिखा, सभी ने लिखा दलितों के बारे में, तो लिखते रहे, लेकिन वो मात्र सहानुभूति है, अनुभूति नहीं है। सहानुभूति तो रही है, लेकिन उनकी अनुभूति नहीं है। जो वास्तव में उन्होंने भोगा है वो स्वर्ण वर्ग ने नहीं भोगा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारी ये जो वर्ण व्यवस्था, जो मनुस्मृति है, जो वर्ण व्यवस्था, वो इसका कारण रही है। हर कोई भी व्यक्ति है अपने वर्ग को ही उच्च मान के चलेगा। जैसे हमारी स्वर्ण व्यवस्था है, चाहे वो कितना ही सहानुभूति रखता हो, चाहे वो कितनी ही मतलब पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके मन में स्वर्ण वो आ ही जाता है कि मैं तो स्वर्ण हूँ। इसलिए दलित विमर्श में दलितों ने जो भोगा है, मतलब शोषित के रूप में,
उनका जो जिस ढंग से उनको जो काम दिए गए कि भाई तुम्हारा काम ये है वो है, क्या सोन कर सकता है उन कामों को? क्या किया है किसी ने कभी? हमारे पास एक दो उदाहरण हो सकते हैं ऐसे, लेकिन है नहीं। तो उनको हमने एक अलग माना अपने से, स्वर्ण लोगों ने अलग मान के रखा उनको कि ये नीच जात है, ये है। लेकिन सब मनुष्य हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। आज वो बात उसकी बात, इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि आज भी इतने वर्षों के बाद भी अभी भी दलित चेतना उस ढंग से नहीं हुई है। और अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था, दूसरी राजनीति। जो हमारी राजनीति है उन्होंने उनको अपने वोटों के लिए तैयार किया है, केवल बांट के वो ये दलित है, अति दलित है, ये पिछड़ा है, ये है, तो उनसे वोट ग्रहण करने के लिए उनको, लेकिन वास्तव में उनको लाभ नहीं पहुंचाया उन लोगों ने। वो ये राजनीति तो ये चाहते हैं कि यहीं रहें ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे, लेकिन उनके लिए जो करते हैं वो सहानुभूतिपूर्वक करते हैं, मन से नहीं करते हैं। आज की व्यवस्था तो इस तरह की है, आज की जो सरकार है वो तो बिल्कुल मनुस्मृति वाली है, वो तो लागू मनुस्मृति करना चाहती है। तो वो जबकि वोट दलितों से ले रही है, उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ली है, और जिस दिन उनकी पूर्ण रूप से सत्ता आ जाएगी दलित दलित ही रह जाएगा। इसलिए दलित जो का उठना जरूरी है। और ये दलित विमर्श वास्तव ये सही है, दलित विमर्श जो है ये, हालांकि इसमें गड़बड़ एक ही है कि ये दलित विमर्श होते होते उनमें भी राजनीति हो जाती है, वो नुकसान पहुंचाती है। वरना दलित विमर्श अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जो उन्होंने भोगा है वो यथार्थ सामने आना चाहिए ना, वो सामने आता है। लेकिन इसमें भी एक वर्ग पैदा हो जाता है, वो एक फिर वो लेखन में बड़ा राइटर, छोटा राइटर, ये पुरस्कार, सम्मान, इस तरह की चीज़ें आने से गलत हो जाता है। और ये वैसे जो साहित्यकार होता है, मूल रूप से साहित्यकार, वो सभी के बारे में सोचता है। ये नहीं कि वो अपने परिवेश से सारी चीज़ें लेता है, उनसे देखता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों को लिख नहीं सकता। इतना बड़ा समाज है, इतने तरह के लोग हैं, आप सबके बारे में नहीं लिख सकते। इसलिए दलित विमर्श कोई गलत चीज़ नहीं है। इस तरह स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है। तो ये जो बांटा गया है या बटे हैं, इनमें दोनों बातें हैं, एक तो राजनीति है और दूसरा यथार्थ भी है, ये यथार्थ भी है। तो मेरा मानना है कि दलित विमर्श अभी जारी रहे और ये सोचें और उस ढंग से लिखें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, इनको राजनीतिक रूप से भी समझाएं, केवल साहित्यिक नहीं, राजनीतिक रूप से भी उनका उत्थान जरूरी है। बहुत बहुत आभार। बीकानेर के स्टेशन रोड में राजमहल होटल में आयोजित संगोष्ठी बीकानेर में दलित विमर्श बनाम दलित चेतना पर जो संगोष्ठी हुई अब समाप्त की जाती है। नमस्कार।